everyone, here I'm back with another video lecture और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो एक फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं बोन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने बेसिक्स सीख ली ना तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली डिफरेंट कंडीशंस में बोन पे क्या इम्पैक्ट आता है और डिफरेंट एथलीट्स में बोन का रिस्पॉन्स कैसे होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि लाइक समटाइम्स आपने, अगर मैं एक बहुत ईजी से एग्जांपल दूँ ना, तो जैसे कराटे, जो लोग कराटे करते होते हैं, ठीक है, वो लोग या किसी को अगर बहुत ज़्यादा कोरियंस पसंद है तो उनको पता होगा टेक्वांडो के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एथलीट्स होते हैं ना, इनकी बोन ब्रेक नहीं होती, इजीली ब्रेक नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग कराटे करते हैं ना तो उनका क्या होता है कि वो क्या होता है बेसिकली डिफरेंट इतनी ज़्यादा ब्रिक्स को इकट्ठे ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, बट स्टिल उनकी बोन्स ब्रेक नहीं होती। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है हमारी बॉडी में, जैसे हमारे पास बोन रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेस पे। ठीक है, बोन का बेसिकली रिस्पॉन्स क्या है स्ट्रेस पे? तो बेसिकली हमारे पास जूलियस वोल्फ था इन 1892। उन्होंने एक डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन्होंने बेसिकली एक डिस्कवरी ऐसे की थी कि उनका बेसिकली जो मतलब था पूरी सिचुएशन का, उन्होंने कहा था कि हमारे पास बोन जो है वो अपनी कंडीशन को अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस चेंज कर लेती है। ठीक है, बोन अपने आप को, अगर जितना स्ट्रेस उसको ज़्यादा मिलता जाएगा, बोन अपने आप को उतना स्ट्रोंगर करती जाती है। ठीक है, वो अपने आप में इतना चेंज लाती जाती है। स्ट्रोंगर का मतलब क्या होगा? बेसिकली स्ट्रोंगर का मतलब ये होगा, जो हम सेल्स की बात कर रहे थे ना, ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट पिछली वीडियोस में, बेसिकली वो सेल्स काम कर रहे हैं। अब वो जब वो सेल्स काम करें, अपना काम तेजी से करेंगे, तो मतलब ये है कि जो बोन फॉर्मिंग सेल्स थे, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट, वो क्या करेंगे कि बोन को जल्दी से रिप्लेस करेंगे। मतलब नए सेल्स ज्यादा आ रहे हैं और बोन के जो, मतलब जो बोन को या जो पुराने ओल्ड सेल्स को रिमूव कर रहे थे, जो ऑस्टियोब्लास्ट थे, वो बेसिकली तेजी से काम करें। तो दोनों चीजें जब तेजी से काम करेंगी तो इसका मतलब नए सेल्स ज्यादा आ रहे हैं, नए सेल्स स्ट्रांग होंगे, तो स्ट्रांग सेल्स जब काम करेंगे तो ऑफ कोर्स बोन के ब्रेक के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोन रिस्पॉन्स क्या कर रहा है स्ट्रेस पे। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं वोल्फ लॉ को। ठीक है, वोल्फ लॉ हमारे पास क्या है, हम इसको तेजी से वाइंड अप करने के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में नहीं गई। ठीक है, तो हम इसको तेजी से देखते हैं कि बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलावा, वो क्या होता है कि बोन खुद ब खुद स्ट्रेस से रिलेटेड भी अपनी बॉडी को रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, बोन क्या करती है, स्ट्रेस रिलेटेड भी हमारे पास क्या करती है कि रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप हमेशा याद रखना, ये वुल्फ लॉ की डेफिनेशन है। ठीक है, बेसिकली ये कहती है कि द फॉर्म ऑफ बोन बीइंग गिवन, द बोन एलिमेंट्स प्लेस और डिस्प्लेस देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फंक्शनल फोर्सेस एंड इंक्रीजेस डिक्रीजेस देयर मास टू रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ फंक्शनल फोर्सेस। ठीक है, अब जो क्या होता है ना, फंक्शनल फोर्सेस क्या होंगे, डेली एडियल्स। ठीक है, अब किसी बंदे के एडियल्स हैं, वो एक एथलीट है, वो रोजाना प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो रोजाना प्रैक्टिस करने की वजह से उसके बोन मास में क्या हुआ, इंक्रीज आ गया। अब उसका बोन मास इंक्रीज होगा तो उसका मतलब उसकी बोन ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू मी, मेरे से उसकी, एक एथलीट की बोन स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वो रोजाना, उसकी एडियल से डिफरेंट है मेरे से। मेरी डेली लिविंग्स क्या है, हॉस्पिटल जाना, आपने काम किया, ये किया, डिफरेंट तरह से किया, तो मेरी एडियल्स उससे डिफरेंट है। जो एक एथलीट है जो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा है उसी चीज के ऊपर, उसकी बोन में क्या होगा कि फ्रैक्चर के चांसेस बहुत रिड्यूस, क्योंकि उसकी बोन ज्यादा स्ट्रांग है। मेरी बोन फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा है क्योंकि मेरी बोन इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मेरी बोन में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि वो अपने आप को बार बार उसके सेल्स रिप्लेस करे। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बेसिकली वुल्फ लॉ में हमें बताई है। ठीक है, बोन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग का हम कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से देख लेते हैं, या आपने इस लेक्चर को बहुत डिटेल में और अच्छे से देखना है। बोन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आपने इसको हमेशा याद रखना है कि ये हम आपके पास अगर ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं जो आप, कंडीशंस हैं जो आप फिजिकल थेरेपी में इजिली ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, बोन मॉडलिंग या रीमॉडलिंग का प्रोसेस है। ठीक है, बोन वुल्फ के अकॉर्डिंगली ये था कि शेप और साइज जो होता है ना बोन का, वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जिस तरफ से मैकेनिकल स्ट्रेसेस लग रहे हैं उन बोन्स में इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ना, अब इस चीज की जो सिंपल सी बात है ना, ठीक है, शेप और साइज वाली, इसकी सिंपल सी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल
मैं कहती हूँ कि हमारे पास कोई फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर जो होता है ना बेसिकली उसके क्या होते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ठीक है, तो वहाँ की बोन्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू आपके अपर एक्सट्रीमिटी के। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली उन पे वर्क कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली उन पे काम कर रहा है, उसके बोन के सेल्स कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे ब्लड फ्लो की वजह से तेज, देखो आपकी सिंपल सी बात क्या थी, हमने कहा नए सेल्स बनेंगे भी और डेड सेल्स को रिमूव भी कर रहा है। तो जब जिन लोगों में ये प्रोसेस तेज हो जाता है ना ड्यू टू एडीएल्स, ठीक है, फंक्शनल फोर्सेस या आपके वजह मैकेनिकल स्ट्रेसेस बार बार लग रहे हैं, अब उसकी क्या होगी डेली देखो एक गेम तो हम देख रहे हैं लेकिन उसने जो पूरा साल प्रैक्टिस की है वो रोजाना की उसकी एक रूटीन रही है, तो वो जो रूटीन थी ना बेसिकली मेरी रूटीन से उसकी रूटीन डिफरेंट थी, तो इस वजह से उसकी बोन क्या हुई बेसिकली उसने उसी तरह से हमारे पास डायरेक्शन में, या आप ये कहते हो कि उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी इसी वजह से ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू अपर, मेरी एक अपर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं हाथ से काम ज़्यादा करती हूँ। तो इसी तरह से हर प्रोफेशन में डिफरेंट तरीके से वो वाली बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट, मोस्टली एथलीट्स में जो होता है ना बोन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और मोस्टली उनमें जिनमें यूज़ ज़्यादा है बोन्स का, ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको लगता है कि एक्सट्रीमिटी में बेसिकली अगर मैं आपको मेजर एग्जांपल दूँ ना तो मैंने आपको पहले भी दी कराटे प्लेयर्स की, कराटे प्लेयर्स जो होते हैं ना इनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये बोन ब्रेक्स करते हैं, ठीक है, इसी तरह से टोकोंडो में भी आप डिफरेंट ब्रिक्स को ब्रेक करते हो, तो ये क्या होता है ना ऐसे ये लोग वुड को ब्रेक करना, ब्रिक्स को ब्रेक करना, इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी बोन काफ़ी हद तक इस चीज़ को यूज़ टू कर चुकी होती है और ये इतनी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, कि हम तेज़ी से इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। Dynamic mechanical loading causing bone to deform or strain which larger loads producing higher levels of strain, ठीक है। अब उन्होंने कहा लगातार अगर आपके पास कोई लोड डलता रहेगा बोन पर तो बोन जो है वो अपने पोजीशन या डिफॉर्मेशन को चेंज भी करती है, ठीक है, बोन जो होगी डिफॉर्म होगी, लार्जर लोड्स जो होते हैं वो हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेन कॉज करते हैं, मतलब उसकी शेप में उसकी बॉडी में चेंज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो स्ट्रेन जो बोन की शेप और स्ट्रेंथ में आ रहे हैं इसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं एक सिंपल सा प्रोसेस बताऊँ ना, अभी हम इस पिक्चर को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, ये पिक्चर सबको पता ही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, रीमॉडलिंग का जो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, वो ये है कि आपको एक साफ से अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि रीमॉडलिंग का मतलब ये है कि आपके पास बोन में नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और वो जो नए सेल्स है ना हमारे पास बेसिकली रीमॉडलिंग का या मॉडलिंग का आपके पास जो सारा कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि रीमॉडलिंग तब होती है जब पुराने टिश्यूज जो है वो हमारे पास रिमूव हो जाएंगे और नए टिश्यूज जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास बोन जो है वो पुराने जो उसके टिश्यूज थे जो शायद फटीक डैमेज हो चुके थे, यहाँ पे उन्होंने आपके पास एक वर्ड यूज किया है फटीक डैमेज ओल्डर सेल्स बोन का, ठीक है, उसके पुराने सेल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और नए सेल्स आ जाएंगे और ये काम ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट कर रहा था, ठीक है। बोन रिमॉडलिंग जो थी ना वो टर्म थी न्यू बोन की फॉर्मेशन की, ठीक है, बोन मॉडलिंग, इट्स नॉट रिमॉडलिंग इट्स मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग जो टर्म थी वो हमारे पास थी फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, ठीक है, जो हमारे पास फिर प्रोसीड नहीं करती बाय रीअब्जॉर्प्शन एंड इज द प्रोसेस बाय व्हिच इमेच्योर बोन्स ग्रोथ, ठीक है। ये बेसिकली ये हम रीमॉडलिंग का कॉन्सेप्ट ये है ना कि हमारे पास हम फॉर्मेशन करें न्यू बोन की, मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट ये करता है कि न्यू बोन जब फॉर्म हो जाती है ना तो वो इतनी जल्दी जो होती है रीअब्जॉर्ब नहीं होती जब तक वो एक फटीक डैमेज्ड ओल्ड बोन ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक वो क्या होती है कि बोन अपने आप इमेच्योर बोन जो है वो अपने आप को अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है, वो जो सेल्स उसके नए मिलते हैं वो उनको ग्रो करती है, उनको ग्रो करके इतना स्ट्रेंथन कर देती है कि आपके पास अच्छा भला उस बोन की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और वो सेल्स आपको बेसिकली पता है कोलेजन होता है हमारे पास बोन में, ठीक है, बोन में बेसिकली ना सिंपल सी अगर आपको मैं बात बताऊँ ना तो कोलेजन हमारे पास ना एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ में। तो हमने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोलेजन हमारे पास बहुत ज़्यादा, कैल्शियम कोलेजन ये सारे जो है ना हमारे पास जो हमसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास बोन्स के अंदर, ठीक है। अच्छा अब एडल्ट बोन्स जो है ना उन्होंने कहा गेन और लूज करती है हमारे पास वोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो कैसे करती है कि हमारे पास बोन जो होती है वो एक एक्सीड कर जाती है अपने थ्रेशोल्ड को, नई बोन आती है वो अपनी पुरानी बोन को रिमूव करती है, उसकी मास और डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो पुराना उसका कॉन्सेप्ट या स्ट्रेन की एक पुरानी कर्व चल रही थी ना वो उसको एक्सीड करती है, ठीक है। तो वो क्या होती है उस बॉडी में ना
क्या होता है कि जो स्ट्रेन और स्ट्रेस का प्रोसेस हमने पढ़ा था ना, उस बॉडी में क्या होता है कि जो हमारे पास लिमिट थी ना एक, वो लिमिट जो होती है वो आम लोगों से ज़्यादा हो जाती है। एथलीट्स में ना वो लिमिट ज़्यादा हो जाती है। अगर मुझे कोई चीज़, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी भी ब्रिक को ब्रेक करना चाहूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मैं किसी भी वुड को या ब्रिक को ब्रेक करना चाहूँगी तो मेरे लिए इतना ईजी नहीं है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस। कभी भी आपने देखा होगा कि एकदम से कोई भी नहीं सीखता, ठीक है, या पहली बारी में किसी का नहीं होता। इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आप अच्छा वाला प्रोसेस इसको करते हो तब जाके आपके पास ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है, मतलब आप तब जाके क्या करते हो, इसको अचीव कर लेते हो। When strain magnitudes stay below or lower threshold, bone remodeling occur with the bone removed close to the marrow. ठीक है, अब उन्होंने ये बात की, ये सिंपल सी आपके पास बात ये है कि हमारे पास जब बोन की स्ट्रेन का जो प्रोसेस था ना, ठीक है, वो अगर थ्रेशोल्ड उसका कम होगा तो रिमॉडलिंग होगी, और कहाँ होगी, जहाँ पे बोन मैरो या आपके पास जो मैरो है वो क्लोज होगा, ठीक है, उसकी क्लोज होगी, बोन जो होगी रिमूव होगी। Strain magnitudes in between these two thresholds occur in which is termed the lazy zone. ठीक है, अब स्ट्रेन की जो मैग्नीट्यूड्स होंगे ना इन दोनों थ्रेशोल्ड्स में, ठीक है, जो पहले वाले हमने थ्रेशोल्ड बात किया कि एक ना लिमिट से एक्सीड कर जाएगा थ्रेशोल्ड, तो हमारे पास नई बोन आना शुरू हो जाती है। एक स्ट्रेस ये है कि अगर उस थ्रेशोल्ड से कम रहेगा तो हमारे पास रीमॉडलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, रीमॉडलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जब ये दोनों स्ट्रेस थ्रेशोल्ड्स के बीच का जो हमारे पास बेसिकली टाइम ड्यूरेशन है ना, वो हमारे पास कहलाता है लेजी जोन, ठीक है, जहाँ पे हम बोन की कोई अडेप्टेशन को ट्रिगर नहीं करते, ठीक है। अच्छा, रीमॉडलिंग जो होती है ना, वो हमारे पास कंजर्वेशन मोड में भी होती है, जिसमें बोन में के मास में कोई चेंज नहीं आता, और डिसयूज मोड में भी होती है, जिसमें नेट लॉस हो जाता है बोन मास का। और बोन मास का जो नेट लॉस होता है ना, वो इन लार्ज जो मैरो कैविटी होती है ना, वहां से हो रहा होता है। और क्योंकि मैरो कैविटी जो होती है ना, इनमें कुछ लोगों में, इन लोगों में ज्यादा हो जाती है, और कॉर्टेक्स का जो रीजन होता है वो थिन हो जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने सिंपल सी आपको डिफरेंट बातें की हुई है, इनकी डिटेल में आपको वुल्फ लॉ अगर समझ आ गया ना, तो ये चीजें आपके लिए समझनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी जो बात थी ना, वो हमारे पास ये आ गई थी कि बोन मॉडलिंग और रीमॉडलिंग का जो प्रोसेस था ना, वो हमारे पास क्या था कि हमने यही बात की, जैसे मैंने पहले बता दिया, इन्होंने यहाँ पे बाद में डिस्कस किया ये बात कि ऑस्टियोफाइट्स जो है, सॉरी ऑस्टियोसाइट्स जो है बेसिकली, वो हमारे पास क्या करते हैं, मॉडलिंग और रीमॉडलिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और वो कौन से सेल्स हैं, वो हमारे पास दो सेल्स हैं जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लो को या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारे पास फ्लो को काम करने, देखो पोर्स थे ना, हम कहते हैं कैल्शियम आता है, कैल्शियम, ये हमने सारी फिजियोलॉजी में एक डिटेल पढ़ी हुई है, कैल्शियम किस तरह से जाता है, क्या क्या काम करता है, ठीक है, कहाँ पे हमारे पास मसल्स में आ रहे होते हैं ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, कहाँ पे हमारे पास बोन में आ रहा होता है कैल्शियम, कहाँ पे हमारे पास किस तरह से वो अपने आप को एक्सचेंज कर रहा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है, और डिफरेंट प्रोसेसेस हमने वहाँ पे डिस्कस की हुई है, ठीक है। हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक सिंपल सी चीज जिसको डिस्कस कर रहे हैं वहीं पे रहते हैं। अब उन्होंने कहा डायनामिक लोडिंग, उन्होंने कहा ना कि हमारे पास जब हाई लेवल का इम्पैक्ट होता है तो हमारे पास हाई लेवल का डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास फ्लूइड जो होता है वो इधर उधर फ्लो करना, मतलब फ्लूइड जो होता है क्या बेसिकली आपके पास पुश करता है डिफरेंट, और अब जो फ्लूइड होता है ना, वो काफी हद तक हेल्प आउट कर रहा है आयंस को इधर से उधर जाने के लिए, जैसे कैल्शियम हो गया हमारे पास, डिफरेंट सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें जो होती है ना आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए, काफी ज्यादा फ्लूइड भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। It is for this reason the activities involving high level of impact are best at stimulating bone formation, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो एक्टिविटीज हमारे पास हाई लेवल ऑफ इम्पैक्ट करती है ना, वो हमारे पास बोन की फॉर्मेशन को काफी अच्छे से स्टिमुलेट करती है। इसलिए मोस्टली लोगों को कहा जाता है कि आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, आपकी एक तो मसल्स की वजह से बोन भी स्टिमुलेट हो रही थी, दूसरा ये है कि जितना प्रेशर बोन के ऊपर पड़ता है ना, फॉर एग्जाम्पल वेट लिफ्टर्स जो होते हैं ना, उन लोगों की बोन ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू, अगर आप देखोगे हमारे पास कोई आम बंदा है, ठीक है, वेट लिफ्टर्स की बोन्स बहुत स्ट्रांग होती है, पूरी बॉडी की बोन्स बहुत स्ट्रांग होती है उनकी, ठीक है, इतनी इजीली ब्रेक नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने यही कहा ऑस्टियोसाइट्स कौन से दो सेल्स थे, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये जो से मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ये बता रही थी, ठीक है। बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन रीअब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास, अगर मैंने कहीं पे एक्सचेंज करके बोलते तो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत तेजी से वाइंड अप करती, तो हो सकता है मैंने ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट को इधर उधर मिक्स कर दिया, ठीक है। सो ऑस्टियोब्लास्ट जो बेसिकली वो हमारे पास बोन मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं बोन मॉडलिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, बोन के मास में इंक्रीज आता है, ठीक है।
बोन रिमॉडलिंग बेसिकली जो होता है ना वो बैलेंस होता है ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोप्लास्ट के ब्लास्ट और क्लास्ट के एक्शन में, ठीक है। अच्छा ये बेसिकली ना थोड़ा सा अगर किसी को आइडिया नहीं हो रहा तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि बोन मॉडलिंग का मतलब ये है कि एक नई बोन बन रही है, ठीक है। लेकिन बोन रिमॉडलिंग का मतलब ये है कि जो पुराने सेल्स है पहले वो खत्म होंगे फिर नए सेल्स आएंगे, ठीक है। उन्होंने ये बात की ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सिर्फ डीमॉडलिंग मॉडलिंग करते हैं, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों काम करेंगे तब रीमॉडलिंग होती है हमारे पास बोन की, ठीक है। अगर किसी को मिक्सअप हुआ हो तो सॉरी, शायद मैं तेजी से निकाल रही हूँ इसलिए शायद होता है, ठीक है। क्योंकि मैं वाइंड अप करना चाहती हूँ, हम इसको शॉर्ट ही रखना चाहते हैं लेक्चर्स, डिटेल में मैं जब डिस्कस करूंगी तो फिर हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने कहा 25% जो बॉडी के ट्यूबैकुलर बोन है ना वो हमारे पास रिमॉडल होती है हर ईच ईयर, ठीक है, इस अपने प्रोसेस में, ठीक है। अच्छा स्ट्रेन रिजल्ट करता है फ्रॉम एन एक्टिविटी सच एज वॉकिंग आर एफिशिएंट टू प्रोवोक बोन टर्नओवर एंड न्यू फॉर्मेशन, ठीक है। वो इन्होंने बात की कि वॉकिंग वगैरह भी आपके पास अच्छी भली बोन की जो होती है ना वो हमारे पास इंक्रीज कर रहे होता है टर्नओवर, ठीक है, बोन की न्यू फॉर्मेशन होती है। अच्छा अब बोन की मिनरलाइजेशन और बोन की स्ट्रेंथ होती है ना एडल्ट्स और बच्चों में अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस ही जा रही होती है, ठीक है। जितना आपका मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा है उतना ही, मतलब एक बंदे का अगर बॉडी वेट भी ज्यादा है ना तो वो भी एज अ स्ट्रेस ही कंसीडर होता है, ठीक है। तो अगर उसका बॉडी वेट ज्यादा है तो वो भी हमारे पास इसी केस में आ रहा है। बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है वो पैरेलल होती है बॉडी वेट के, जिसकी वजह से हैवियर इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें मैसिव बोन्स होती हैं। मतलब मैसिव बोन्स का मतलब क्या है, बड़ी होती हैं। बोन्स क्या होती हैं, वो अपना वेट उठाने के लिए खुद ब खुद स्ट्रांग होने लग जाती हैं, ठीक है। एडल्ट हु गेन और लूज वेट टेंड्स टू आल्सो गेन और लूज बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। मतलब जो वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि वो उनकी बोन्स भी वीक होती हैं इस बेस पे कि जो लोग वेट लूज कर रहे होते हैं, ठीक है। However, a given individual physical activity profile, diet, lifestyle, genetics, हर चीज जो होती है ना वो बोन की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। लेन बॉडी मास, ठीक है, मसल की स्ट्रेंथ, रेगुलर पार्टिसिपेशन इन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें जो होती है ना बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रही होती है बोन की डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ इसके अलावा भी जो होता है वेट, हाइट, किस जेंडर के हैं, कौन सी रेस के, मतलब एशियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, ये सारी चीजें भी, ठीक है। Dynamic loading during participation gymnast has been shown to affect bone size. इस चीज़ को डिस्कस करने क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया कि बोन की साइज को और स्ट्रेंथ को मसल से भी ज़्यादा जो होती है ना अफेक्ट कर रही होती है जो जिमनास्ट होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनकी बोन ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप उनकी एक्टिविटी देखो तो उनकी एक्टिविटी में बोन के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। Even in young non-athlete children, bone appears to remodel in response to a presence or absence of a physical activity. ठीक है, अब उन्होंने ये कहा यंग और नॉन एथलीट में भी बोन रिमॉडल होती है एब्सेंस और प्रेजेंस। कितनी उसकी फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की ज्यादा है ना, जैसे आजकल के बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो उनकी बोन्स जो थी वीक रह जाती है एज कम्पेयर टू कि जैसे पुराने बच्चे होते थे कि हर वक्त बाहर खेल रहे तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी तो उनकी बोन्स जो थी वो अच्छी वाली स्ट्रांग होती थी, ठीक है। अच्छा मेलेबिलिटी ऑफ बोन जो होती है ना बेसिकली मेलेबिलिटी बेसिकली सिंपल ये है कि बोन जो होती है ना अपनी फॉर्म चेंज जो शेप को चेंज करती है ना और न्यू बोन बनती है, मेलेबिलिटी उसको कहते हैं बोन की, ठीक है। तो एक्सम्प्लीफाइड बाय द केस ऑफ एन इन्फेंट हु वाज बोर्न इन द नॉर्मल। अच्छा ये एक केस है, इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। ये बेसिकली केस ये था कि एक बच्चा था, ठीक है, जो पैदा ही हुआ था तो उसकी एक टिबिया नहीं थी, ठीक है। अब उसकी एक टिबिया नहीं थी लेकिन अब जब देखा गया कुछ टाइम के बाद जब वो कुछ चलना शुरू हुआ ना, जब पैदा हुआ था उस टाइम नहीं थी लेकिन जब वो चलना शुरू हुआ ना तो उसके बाद एक्सरे किया गया तो उस एक्सरे ये दिखाया गया कि जो फिबुला थी ना जो उसमें प्रेजेंट थी, टिबिया थी नहीं, टिबिया मिस थी बाय बर्थ ना, तो फिबुला जो थी वो क्या उसने अपने आप को इस तरह से ग्रो किया कि वहां पे कुछ समझ नहीं आया था कि वो टिबिया वो फिब्युला ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वो बच्चे का वेट उस पाँव पे बेयर कर सक रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब उसने दोनों बोन्स जो दोनों का था ना, फिबुला ने क्या काम किया कि बेसिकली अपने आप को चेंज कर लिया और टिबिया की तरह कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे एक्सरे में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो गया था कि ये टिबिया है या फिबुला है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास आ गया पहला केस। दूसरा केस भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना एक, ठीक है। वो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन वर्कर ने ना अपनी फिंगर लूज उसकी उसकी ना वॉर में ना वॉर इंजरी हुई और उसकी ना सारी की सारी फिंगर्स जो थी वो कट गई, सिर्फ एक फिंगर रह गई थी, ठीक है, फिफ्थ फिंगर, ठीक है। अब जो फिफ्थ फिंगर जब रह गई थी ना तो 32 ईयर्स के बाद ना उसने ये देखा कि उसकी मेटाकार्पल और फैलंक्स, ठीक है,
फेलक्स और मेटाकार्पल जो उसकी रिमेनिंग थी ना, उसने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया जितनी थर्ड फिंगर होती है आपके पास दूसरे एंड की, ठीक है? तो वो बिल्कुल रिजेंबल करने लगी, इस तरह की मॉडल्ड होगी कि वो जैसे हमारे पास इतनी ज़्यादा उसने अपने आप को चेंज कर लिया कि वो जैसे हमारे पास थर्ड फिंगर या मिडल फिंगर होती है ना, उस तरह से कन्वर्ट होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली एग्जाम्पल है, क्योंकि वो उस हाथ से काम कर रहा था, बेशक उसकी एक फिंगर थी लेकिन उससे काम करते, तो वो एक फिंगर ने अपने आप को इतना बार इतना अच्छा रिमॉडल कर लिया कि वो काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। और वो उसने 32 ईयर्स के बाद अपने हाथ पे नोटिस किया कि हाँ, ये काफ़ी हद तक जो है ना, इसने अपनी शेप चेंज करने के साथ दूसरे हाथ की जैसे उसकी थर्ड फिंगर है ना, मतलब मिडल फिंगर, वो वैसे ही लगने लग गई थी, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे पास रीमॉडलिंग और मॉडलिंग का प्रोसेस है। हम नेक्स्ट में बोन हाइपरट्रॉफी को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।